हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में जो पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय चल रहा था, उस अध्याय में आज हम यहाँ पर उत्प्रेरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेरण। और उत्प्रेरण में सबसे पहली चीज आती है उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरण में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरक का अर्थ क्या है। और देखिए, उत्प्रेरक का मतलब होता है कोई भी ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया में अप्रभावित रहते हैं, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक। कोई भी पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करे और अभिक्रिया के अंत में अप्रभावित रूप में हमें प्राप्त हो जाए, उन पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक के द्वारा वेग को प्रभावित करने की घटना, उसे नाम दिया जाता है उत्प्रेरण। उत्प्रेरक के द्वारा वेग को प्रभावित करने की जो घटना होती है, इस घटना को आप नाम देते हैं उत्प्रेरण। इसके लिए सबसे पहली बार बताया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक था, उसके द्वारा उत्प्रेरक के बारे में बताया। एक इसमें उदाहरण दिया गया है आपका पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट आपका 600 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित होता है। अब बेटा दूसरी चीज, अगर हम इसी अभिक्रिया को, पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की अभिक्रिया को मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराएं तो यह अभिक्रिया हमारी 338 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपन्न हो जाती है। यानी सीधे सीधे कहा जाए लगभग आधे तापमान पर अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट का ऊष्मीय अपघटन बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो आवश्यक ताप है 600 डिग्री सेल्सियस। और अगर यही उत्प्रेरकीय अपघटन, ये ऊष्मीय अपघटन मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाए तो मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है ये अभिक्रिया 338 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपन्न होती है। और इसका अर्थ है कि अभिक्रिया लगभग आधे तापमान पर संपन्न हो रही है। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के वेग को प्रभावित करे। केवल वेग बढ़ाने से मतलब नहीं होता, वेग को प्रभावित करने में वेग का बढ़ाना, वेग का घटाना दोनों प्रक्रम आते हैं। वेग बढ़ाते भी हैं, वेग बढ़ाने वाले भी उत्प्रेरक होते हैं, वेग को घटाने वाले भी उत्प्रेरक होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यहां पर उत्प्रेरकों के प्रकार। देखिए, उत्प्रेरकों को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। एक तो होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, आपके स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। 4 वर्ग हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः एवं प्रेरित उत्प्रेरक। तो सबसे पहले हम यहां बात कर रहे हैं धनात्मक उत्प्रेरक की। बेटा धनात्मक उत्प्रेरक का अर्थ क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा उत्प्रेरक
जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। कोई भी ऐसा उत्प्रेरक पदार्थ जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि की जाए, ऐसे किसी भी उत्प्रेरक को हम नाम दे सकते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाए तो वेग बढ़ाने वाला उत्प्रेरक जो है वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। अब बात आती है कि कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव किस प्रकार से डालता है। उत्प्रेरक के द्वारा वेग पर प्रभाव किस प्रकार डाला जाता है उसको हम यहां पर एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये ग्राफ है, स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया प्रगति। अब बेटा ये है यहां पर ये बिंदु, ये है अभिकारकों की ऊर्जा, यह अभिकारकों की ऊर्जा, और यह बेटा लाइन जो है, इस लाइन को हम बोलते हैं दहली ऊर्जा या ऊर्जा अवरोध। इस लाइन को नाम दिया जाता है दहली ऊर्जा या ऊर्जा अवरोध। अब बेटा दहली ऊर्जा या ऊर्जा अवरोध क्यों कहते हैं? अगर अभिकारक पदार्थों की ऊर्जा का मान कम से कम इस मान के बराबर हो, अभी इस समय क्या दिखाई पड़ रहा है कि अभिकारकों की ऊर्जा दहली ऊर्जा की तुलना में कम है, तो इस परिस्थिति में कोई भी अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो, इसके लिए अभिकारकों की ऊर्जा कम से कम दहली ऊर्जा के बराबर होनी आवश्यक होती है। तो अगर ऊर्जा कम है तो उत्पाद नहीं बनेगा, ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर है या उससे ज्यादा है तो उत्पाद का बनना संभव होता है। तो अभिकारक अणुओं में टक्करें होती है, टक्करों से ऊर्जा बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते ऊर्जा जो है दहली ऊर्जा के बराबर हो गई, और जब ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है तो मध्यवर्ती बन जाता है। यहां मध्यवर्ती बनेगा और मध्यवर्ती अवस्था अस्थायी प्रकृति की होती है, और अस्थायी प्रकृति की होने के कारण से टूटेगी और टूटने के बाद ये चेंज होती है उत्पाद में। ये तो है एक सामान्य स्थिति। अब उत्प्रेरक का इस कार्य में क्या योगदान होता है? देखिए, उत्प्रेरक पदार्थ जो होते हैं वो किसी अभिक्रिया में उपस्थित होने पर, उत्प्रेरक पदार्थ जब किसी रासायनिक क्रिया में उपस्थित होते हैं तो वो अभिक्रिया की क्रियाविधि में परिवर्तन कर देते हैं, यानी क्रिया के संपन्न होने का तरीका परिवर्तित कर देंगे, अभिक्रिया की क्रियाविधि को प्रभावित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण से आवश्यक दहली ऊर्जा, आवश्यक सक्रियण ऊर्जा, इन दोनों के मान में परिवर्तन होता है। धनात्मक उत्प्रेरक के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो आवश्यक दहली ऊर्जा का मान कम हो जाएगा और सक्रियण ऊर्जा का मान भी कम हो जाएगा। देखिए, अभिकारकों की इतनी ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, तो इन दोनों के मध्य में जो ऊर्जा अंतराल होता है, इस ऊर्जा अंतराल को नाम दिया जाता है सक्रियण ऊर्जा। ये जो ईए है, ईए को हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो अणुओं को सक्रिय होने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है उसको कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा, और अगर अणुओं को सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिल गई तो अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगी और अभिकारक से उत्पाद का बनना संभव होगा। उत्प्रेरक क्या करेगा? उत्प्रेरक जो है क्रिया की क्रियाविधि का परिवर्तन करता है, और क्रियाविधि परिवर्तित होने का मतलब है आवश्यक दहली ऊर्जा का मान
उत्प्रेरक की उपस्थिति में दहली ऊर्जा, और ये जो ऊर्जा हमने बताई थी आपको अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। तो जब आवश्यक दहली ऊर्जा के मान में कमी हो गई तो ऐसी अवस्था में सक्रियण ऊर्जा का मान भी घटेगा। दहली ऊर्जा घट गई तो सक्रियण ऊर्जा का मान भी घट जाएगा, और जब सक्रियण ऊर्जा का मान घटेगा तो कम सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होगा। कम ऊर्जा को प्राप्त करना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होता है, तो अभिकारक के अधिकांश अणु सक्रिय अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब अभिकारक पदार्थ के अधिकांश अणु सक्रिय अणुओं में परिवर्तित हो जाएंगे तो क्रिया का वेग बढ़ेगा। तो उत्प्रेरकों के दो प्रकार हुए। उत्प्रेरक में अपन धनात्मक वाला प्रकार बता रहे हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्या काम कर रहा है? धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए आवश्यक दहली ऊर्जा और आवश्यक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देता है। रेड वाला जो हमने दिखाया है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिवर्तन दिखाया है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में आवश्यक दहली ऊर्जा, आवश्यक सक्रियण ऊर्जा दोनों का मान घट जाता है, जिसके कारण से सक्रिय होने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और जब सक्रिय होने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि अभिकारक के ज्यादा से ज्यादा अणु सक्रिय होंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा अणु सक्रिय होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपकी अभिक्रिया जो है तीव्र वेग से संपन्न हो पाती है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखें। H2O2 जो है अपघटित होता है, तो इसके अपघटन पर बनता है पानी और ऑक्सीजन, और ये जो क्रिया है इसके लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा है 76 किलो जूल प्रति मोल। अब इसी अभिक्रिया को अगर हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएं, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहां पर अभिक्रिया को कराया जाए, इसके क्रिया के लिए उत्प्रेरक होता है आपका प्लेटिनम। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान देखिए घट गया, यानी अभिकारक अणु पहले जिनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता थी उनको अब अपेक्षाकृत कम ऊर्जा चाहिए। कम ऊर्जा चाहिए मतलब ज्यादा से ज्यादा अणु सक्रिय हो पाएंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा अणु सक्रिय हो पाते हैं तो इस अवस्था में अभिक्रिया का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। ये तो रही बात बेटा धनात्मक उत्प्रेरक की। अब हम बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक की। बेटा ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होंगे? धनात्मक का काम क्या है? वेग को बढ़ाना। धनात्मक का काम क्या है? वेग को बढ़ाना, वेग में वृद्धि करना। और ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम क्या होता है? कोई भी उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटाने का कार्य करता है, कोई भी उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटाने का कार्य करता है, वेग घटाने वाले उत्प्रेरक जो होते हैं उनको हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तरीका समान है। धनात्मक उत्प्रेरक ने क्या काम किया? आवश्यक दहली ऊर्जा, आवश्यक सक्रियण ऊर्जा दोनों के मान में कमी कर दी। लेकिन अगर ये उत्प्रेरक दहली ऊर्जा को और सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा दे, अभिक्रिया की दहली ऊर्जा के मान को सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा दे, तो बढ़ाने का मतलब अधिकांश अणु उस सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप इसको यूं समझें कि परीक्षा के पासिंग मार्क्स बढ़ा दिए जाएं। जहां परीक्षा में पास होने के लिए मान लीजिए 100 में से 36 नंबरों की आवश्यकता है, उसी परीक्षा में पास होने के लिए अगर 100 में से 60 अंक कर दिए जाएं
तो बहुत से छात्र जो है उस अंक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और अंक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे मतलब वो अगली कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर आती है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक आवश्यक दहली ऊर्जा के मान को, सक्रियण ऊर्जा के मान को, दोनों के मानों को बढ़ा देता है, और दोनों का मान बढ़ जाने का मतलब है कि अधिकांश अणु इस ऊर्जा के मान को प्राप्त करने में असमर्थ होंगे, और जब अधिकांश अणु इस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो ऐसी अवस्था में जो है अभिक्रिया की गति कम हो जाती है, अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, और वेग कम करने वाला उत्प्रेरक, इसे हम नाम दे सकते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। उदाहरण में हम देखें इसमें, देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक में उदाहरण जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन होता है तो जल बनता है, ऑक्सीजन बनती है, और ये प्रक्रम अपने आप चलता है, अपने आप अपघटन इसका चलता रहता है। तो इसके अपघटन की क्रिया को धीमा करने के लिए हम इसके अंदर मिला देते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो यहां पर मिलाया जाने वाला ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को घटाने का कार्य करता है। फिर इसी का हम एक और उदाहरण लें, जैसे आपका सोडियम सल्फाइड, ये सोडियम सल्फाइड, इसका स्वतः हवा में ऑक्सीकरण हो जाता है, और सल्फाइड ऑक्सीकृत होने पर क्या बना लेता है, सल्फेट बना लेता है। सल्फाइड जो है ऑक्सीकृत होने पर बनाता है सल्फेट। अगर हम इस क्रिया में मिला देते हैं एथेनॉल, तो एथेनॉल जो है इस क्रिया के लिए एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का जो वेग होता है उस वेग के मान में कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीकरण की जो गति होगी वो धीमी पड़ जाएगी। तो इस तरह ऋणात्मक उत्प्रेरक आवश्यक सक्रियण ऊर्जा, आवश्यक दहली ऊर्जा, इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के मान को घटाते हैं, और दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का मान घटने के कारण से अभिक्रिया के वेग में कमी हो जाती है। एक आता है बच्चों तीसरा प्रकार आता है स्वतः उत्प्रेरक। अब बेटा देखिए स्वतः उत्प्रेरक से क्या अर्थ है। स्वतः उत्प्रेरक का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा उत्प्रेरक पदार्थ, कोई भी ऐसा उत्प्रेरक पदार्थ जो अभिक्रिया में उत्पन्न हुआ, बाहर से नहीं मिलाया। हम इसको यूं समझें कि अगर किसी रासायनिक क्रिया में बनने वाला उत्पाद, रासायनिक क्रिया में बनने वाला उत्पाद अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, बना हुआ उत्पाद अगर स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है, ऐसे उत्प्रेरकों को कहा जाता है स्वतः उत्प्रेरक। उदाहरण के रूप में ये बेटा एथिल एसीटेट, और एथिल एसीटेट का हम करवा रहे हैं जल अपघटन। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की क्रिया एक अम्ल उत्प्रेरित क्रिया होती है, और इस जल अपघटन की क्रिया की गति को बढ़ाने के लिए अम्ल की उपस्थिति आवश्यक होती है।
मान लीजिए आपने अभिक्रिया प्रारंभ करी, अभिक्रिया को आपने बगैर अम्ल के चालू किया, तो अभिक्रिया बहुत ज्यादा धीमी गति से चलेगी, बहुत ज्यादा धीमी गति से प्रारंभ होगी। जल अपघटन में हमें दो पदार्थ मिलते हैं यहां पर। एक तो मिलता है एसिटिक अम्ल और एक मिलता है एथिल अल्कोहल। तो जब हम इसका जल अपघटन बिना किसी अम्ल की उपस्थिति के संपन्न कराते हैं तो अभिक्रिया का प्रारंभ अत्यधिक धीमी गति से होगा, बहुत धीमी गति से आपकी अभिक्रिया प्रारंभ होगी। और अभिक्रिया की गति के धीमी होने का कारण है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। लेकिन कुछ समय के बाद अभिक्रिया का वेग स्वतः बढ़ना चालू हो जाता है। अब थोड़े समय के बाद वेग क्यों बढ़ना प्रारंभ होता है? वेग बढ़ने का कारण होता है अभिक्रिया में बनने वाला एसिटिक अम्ल, जो उत्पाद तो है ही, जो रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद तो है ही, उत्पाद होने के साथ साथ ये जो है इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित भी करता है। एक अम्ल उत्प्रेरित क्रिया है और अम्ल का निर्माण क्रिया के दौरान हो रहा है। अभिक्रिया एक अम्ल उत्प्रेरित क्रिया है और इस क्रिया में अम्ल का निर्माण भी हो रहा है। अम्ल उत्प्रेरित क्रिया में अम्ल का निर्माण भी हो रहा है। तो जो बनने वाला अम्ल है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में सहायता करता है। तो जब भी किसी रासायनिक क्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे, अगर बना हुआ उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रियाएं कहा जाता है, स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब बेटा इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण आता है, इसका एक अन्य प्रकार आता है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है? प्रेरित उत्प्रेरक का अर्थ होता है कि अगर किसी अभिक्रिया में, अगर हम जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है, आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड को आपने वायु में खुला रख दिया, सोडियम सल्फाइड को हमने वायु में खुला रखा, तो वायु में खुला रखने पर ये जो है स्वतः सोडियम सल्फेट में चेंज हो जाता है अपने आप। ठीक, इसी तरह एक पदार्थ होता है, इसे हम बोलते हैं सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड है और ये सोडियम आर्सेनाइड अगर वायु की उपस्थिति में रखा जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। सोडियम सल्फाइड जो है वो तो स्वतः हवा में ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर के सोडियम सल्फेट बना लेता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड पर कहीं कोई प्रभाव नहीं होता। परंतु अगर हम इन दोनों क्रियाओं को एक साथ एक ही पात्र में कराएं, यानी अगर हम दोनों को मिला देते हैं, मान लीजिए हमने सोडियम सल्फाइड को और सोडियम आर्सेनाइड को मिलाकर के रख दिया, तो वायु की उपस्थिति में सोडियम सल्फाइड तो पहले भी ऑक्सीकृत हो रहा था, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का पहले ऑक्सीकरण नहीं हुआ। तो क्या होगा? सोडियम सल्फाइड तो पहले के समान ऑक्सीकृत होगा ही, लेकिन सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाता है और ये सोडियम आर्सेनाइड जो होता है ये आपका सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यानी पहले वाली अभिक्रिया दूसरे वाली अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो यदि कोई एक रासायनिक क्रिया दूसरी रासायनिक क्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे
एक प्रकार की रासायनिक क्रिया दूसरे प्रकार की रासायनिक क्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण होता है उसे हम नाम देंगे प्रेरित उत्प्रेरक। तो इस तरह हमने यहाँ पर उत्प्रेरकों के 4 प्रकार पढ़े, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और प्रेरित।